सो हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। तो आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया लेक्चर लेकर, जिसमें आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि हमारे अलग अलग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमारे कौन से होते हैं, कन्वेंशंस हमारी कौन सी होती हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर मैं बात करूं, देखिए इन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस को समझना क्यों जरूरी है। जब तक कि अगर मैं कहता हूं, इसको ऐसे समझिए कि इंग्लिश में जब हम स्टार्ट कर दें इंग्लिश को पढ़ना, सबसे पहले क्या पढ़ना जरूरी है, हमारा अल्फाबेट्स। इन द सेम वे अकाउंटिंग को पढ़ने से पहले उससे जुड़े हुए हमें कॉन्सेप्ट्स, उससे जुड़ी हुई हमें कन्वेंशंस को पढ़ना जरूरी है। अब बात आती है कि हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस क्या होती है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे बेसिकली प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि अकाउंटिंग करते समय हमें फॉलो करने होते हैं। और कन्वेंशंस क्या होती हैं? कन्वेंशंस होती हैं इन्हीं का एक एडवांस्ड फॉर्म, मतलब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के आधार पर हम जब हम इन कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करते हैं अपनी फॉर्म में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस चीज को बोला जाता है हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशंस। बात आ गई समझ में। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। देखिए बच्चों, अगर आपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस को समझना है तो उसको समझने से पहले आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को समझना जरूरी है। अब हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। यहां पर देखिए उन्होंने क्या बोला है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स adopted by accountants universally while recording accounting transaction। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस जो कि अलग अलग एक कंपनी में काम करने वाले अकाउंटेंट्स अपनाते हैं, जो कि यूनिवर्सली यानी कि अलग अलग हर ऑर्गेनाइजेशन में ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अपनाया जाता है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते समय। ये क्या है? They are the norms or rules which are followed in accounting of various items of assets, liabilities, expenses, incomes, etc। ये क्या है? ये हमारे नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं अलग अलग आइटम्स के अकाउंटिंग करते समय। वो आइटम हमारा कोई असेट भी हो सकता है, वो आइटम हमारा कोई लाइबिलिटी भी हो सकता है, वो आइटम हमारा कोई एक्सपेंस भी हो सकता है, वो आइटम हमारा कोई इनकम भी हो सकता है। तो चाहे किसी भी नेचर का आइटम हो, इन रूल्स को इंप्लीमेंट करना, इन रूल्स का एग्जीक्यूशन हमारी कंपनी में जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ इट्स कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जब भी हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन जब भी हम करेंगे ना, तो उसके लिए एक धारणा हम लोगों ने अपने मन में बनाई हुई है। हम दो चीजों को देखेंगे उसमें, उसका वैल्यूएशन करते समय। एक तो उसकी कॉस्ट, कितने की वो इन्वेंट्री आप मार्केट से खरीद कर लेकर आए, और उस इन्वेंट्री को बेचने के बाद उससे आपको कितना पैसा जनरेट हुआ। इन दोनों वैल्यूज को आप आपस में कंपेयर करोगे, और कंपेयर करने के बाद जो भी वैल्यू कम होगी उसी वैल्यू को हम दिखाएंगे अपने अकाउंटिंग बुक्स में। ये हमारे क्या है? ये हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर बोला है कि फिक्स्ड एसेट्स शुड बी डेप्रिशिएटेड ओवर देयर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। फिक्स्ड एसेट्स पर जो भी हम अपना डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो जब तक लगाएंगे जब तक कि हम उस फिक्स्ड एसेट्स को अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली इलॉजिकल है डेप्रिसिएशन को केवल एक ही साल में चार्ज करना, जबकि आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो अलग अलग सालों में, तकरीबन 10 साल 20 साल, जब तक भी आप उसको इस्तेमाल करो तो अलग अलग एक इक्वल अमाउंट उसका आप दिखा दो अलग अलग अकाउंटिंग बुक्स में। बात आ गई समझ में। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक और फंडामेंटल प्रोपोजिशंस जनरली एक्सेप्टेड बाय अकाउंटेंट्स as a set of accounting principles based on which transactions are recorded and financial statements are prepared। accounting principles हमारी क्या है? These are the fundamental, these are the basic or fundamental propositions।
मतलब ये कुछ हमारे पहले से बनाए गए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, जो कि अकाउंटेंट्स, एक कंपनी में काम करने वाले अकाउंटेंट, अलग अलग कंपनी में काम करने वाले अकाउंटेंट अपनाते हैं, जिनके आधार पर हम अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपनी हम बनाते हैं। अब इन्हीं प्रिंसिपल्स को हमने दो कैटेगरीज में बांट दिया है। ये इन प्रिंसिपल्स को हमने अपनी दो कैटेगरीज में बांट दिया। अब ये प्रिंसिपल्स हमारी दो कैटेगरी वो कौन कौन सी है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले जो है हमारी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और दूसरी हमारी क्या है, हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर द बेसिक assumptions और फंडामेंटल प्रीपोजिशंस within which accounting operates। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है? यहां पर देखिए, यहां पर इन्होंने बोला है क्या ये हमारी assumptions है, क्या है ये हमारी फंडामेंटल प्रीपोजिशंस है। assumptions, ऐसी assumptions कॉन्सेप्ट्स क्या है? हमारी assumptions हैं, जिन assumptions को मानकर हम अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब इसने आगे क्या बोला है? इसने बोला है इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बिकॉज इट इनेबल्स द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू अंडरस्टैंड देम बेटर एंड इन द सेम मैनर। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करना, फॉलो करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? जब आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की, एजम्पशंस की अच्छी खासी जानकारी होगी, आप तभी सही से अपनी अकाउंटिंग बुक्स में अपनी ट्रांजैक्शंस को सही तरीके से रिकॉर्ड कर पाओगे। तो इनकी जानकारी होना, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की जानकारी होना आपको इसलिए आवश्यक है। अब बात करते हैं दूसरे हाथ पर अकाउंटिंग कन्वेंशंस। Accounting conventions क्या? Accounting conventions are the outcome of accounting practices or principles being followed by the enterprises over a period of time. Accounting conventions क्या है? हमारी आउटकम है। कॉन्सेप्ट्स क्या थी? assumptions थी, जिन assumptions के आधार पर आपने ट्रांजैक्शंस की, रिकॉर्ड की। अब उसके बाद उसका आउटकम, उसका रिजल्ट्स को हम क्या बोलते हैं? उनके रिजल्ट्स को हम बोलते हैं कन्वेंशंस। कन्वेंशंस में हम बदलाव कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं टाइम टू टाइम। क्यों चेंजेस करने की आवश्यकता पड़ेगी? क्योंकि हमें पता है हमारा बिजनेस जो है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, वो लगातार बदलते रहने वाला है। आज के समय में कोरोना मेरा चल रहा है, तो मेरी बिजनेस पॉलिसीज में मेरे को अपने बिजनेस में, बिजनेस पॉलिसीज में चेंज करने पड़ेंगे। एम्प्लॉइज की वर्किंग कंडीशंस, एम्प्लॉय कितने घंटे काम करेंगे, एम्प्लॉय घर से काम करेंगे, एम्प्लॉय वहां आकर काम करेंगे, तो उसमें मेरे को चेंज करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से कन्वेंशंस में भी मेरे को चेंज करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द चेंजिंग business environment and changing business needs of any business organization। बात आ गई समझ में? अब what are the different features of accounting principles? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के क्या क्या मेरे फीचर्स होते हैं? तो सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं? मैन मेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं? मैन मेड होते हैं, आज में हमारे द्वारा बनाए गए होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैसे हैं? फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्यों बोला? क्योंकि मैं अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से, चेंजिंग बिजनेस नीड्स के हिसाब से चेंज कर सकता हूं। ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं? हम इनको जनरली एक्सेप्ट करते हैं। हर जगह अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, चाहे छोटी फर्म हो चाहे बड़ी फर्म हो, हर जगह हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जो है वो अपनाया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है। अब हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस और कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसा मैं बता चुका, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होती है? हमारी एजम्पशंस होती हैं, जो कि हम मानकर चलते हैं कि हाँ, यहाँ पर ये रूल है, मेरे को अपनी अलग अलग अकाउंटिंग बुक्स में इस तरीके से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं, तो हमारे अकाउंटिंग में 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। जैसे पर्सनल का रूल अलग होता है, रियल का रूल अलग होता है, नॉमिनल का रूल अलग होता है।
पर्सनल में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल में क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो ये भी एक तरीके की हमारी एजम्पशंस हैं। अलग अलग अकाउंटिंग के बेसिस पे, अलग अलग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे हमने अलग अलग रूल्स बना दिए, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग एजम्पशंस बना दी। उन्हीं एजम्पशंस को मानकर चलते हैं और अपनी ट्रांजैक्शंस को करते हैं। अगर कोई एंटिटी हमारे अकाउंटिंग एजम्पशंस को नहीं अपनाती तो उसको बाकायदा इसके बारे में भी बताना पड़ेगा कि उसने कौन सी एजम्पशन को, कौन से प्रिंसिपल को नहीं अपनाया, और उसके रीजंस भी देने पड़ेंगे भाई। अब यहां पर देखिए, द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। और ये बात किसमें बोली गई है, हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में बोली गई है कि आपको छोटी से छोटी, माइन्यूट से माइन्यूट, छोटी से छोटी डिटेल के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा अपने बिजनेस ओनर्स को, जो आने वाले भविष्य में आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, तो उनको आपको बताना पड़ेगा कि आपने कौन से प्रिंसिपल को अपनाया और कौन से प्रिंसिपल को आपने अपने बिजनेस में नहीं अपनाया। अब बात करते हैं, हमारे 3 तरीके के एजम्पशन होते हैं, गोइंग कंसर्न एजम्पशन, एक कंसिस्टेंसी एजम्पशन, और एक तीसरी होती है हमारी एक्रूअल एजम्पशन। सबसे पहले बात करते हैं गोइंग कंसर्न एजम्पशन के बारे में। गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या है, इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन, it is assumed that business shall continue for a foreseeable period and there is no intention to close the business or scale down its operation significantly. इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग, इस धारणा के अकॉर्डिंग हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस जो है काफी लंबे समय तक चलेगा, ठीक है, और वो जल्दी से बंद नहीं होगा, और हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम अपने बिजनेस को बंद करें या फिर अपने स्केल ऑफ ऑपरेशंस को कम करें या अपना काम कम करें, ठीक है ना। यही कारण होता है, इसी की वजह से एक डिस्टिंक्शन हम लोग करते हैं किन दो चीजों के बीच में, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में। ये आने वाले समय में आप पढ़ेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, लेकिन मैं इसका एग्जांपल आपको दे देता हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो वो एक्सपेंडिचर, वो खर्चा होता है जो कि हमें बेनिफिट देता है 1 साल से ज्यादा के लिए, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट केवल हम 1 साल तक ही उठा सकते हैं, ठीक है ना, 1 साल तक ही उठा सकते हैं। अब देखिए, on the basis of this concept, fixed assets are recorded at their original cost and they are depreciated in a systematic manner over their expected useful life. इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर फिक्स्ड एसेट्स को उनकी ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है और उस पर सिस्टमेटिक मैनर में डेप्रिसिएशन लगाया जाता है जब तक कि हम उस मशीनरी को, उस फिक्स्ड एसेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी एजम्पशन के बारे में। इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो आपने 1 साल में कोई बिजनेस का, आपने कोई एक बिजनेस में एक प्रैक्टिस आप अपना रहे हो, एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक मेथड आपने अपनाया, तो उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। अगले साल भी उसी बिजनेस प्रैक्टिस को, उसी बिजनेस मेथड को आपने अप्लाई करना चाहिए। इसका बेनिफिट क्या होता है कि आप आसानी से अलग अलग सालों के रिकॉर्ड्स को, अलग अलग सालों के ट्रांजैक्शंस के अलग अलग ट्रांजैक्शंस को आपस में कंपेयर कर सकते हो। अगर आप सपोज अभी फिलहाल हम 2021 में बैठे हैं, आज मैं कोई दूसरा मेथड अपनाता हूं, आने वाले साल में कोई दूसरा मेथड अपनाऊंगा, तो क्योंकि मेथड अलग अलग मैंने अपनाया, तो मैं आसानी से अपने रिकॉर्ड्स को आपस में कंपेयर नहीं कर सकता। तो यही बोलता है ये वाला कंसिस्टेंसी हमारा एजम्पशन। द कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड मेक्स इट कंपेरेबल विद दैट ऑफ प्रीवियस ईयर्स। कंसिस्टेंसी एलिमिनेट्स पर्सनल बायस and helps in showing results that are comparable. कंसिस्टेंसी से एक तो हमारा पर्सनल बायसनेस के चांसेस कम हो जाते हैं और ये वो रिजल्ट्स दिखाता है जिनको हम आसानी से आपस में कंपेयर कर सकते हैं। Under this method, methods when chosen and applied should applied consistently year after year to make the financial statements comparable आपस में, जिससे कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर पाए। इसलिए जो मेथड आपने 1 साल में अपनाया वही मेथड आप दूसरे साल में भी अपनाओगे। ये बोलता है हमारा क्या, कंसिस्टेंसी एजम्पशन। अब बात करते हैं एक्रूअल एजम्पशन की। According to this assumption, a transaction is recorded at the time when it is entered into, not when the settlement take place. ये क्या बोलता है कि आपने अगर किसी को कोई चीज उधार पर बेची
क्रेडिट पर किसी को कोई चीज बेची, तो आप उसे उसी समय रिकॉर्ड कर लो, वेट मत करो कि वो पैसा हमें आने वाले समय में कब लौटाएगा। इसके दो रीजन हो सकते हैं, ऐसा क्यों बोला गया। देखिए, अगर आपने किसी को कोई चीज उधार पर बेचा और उसकी ट्रांजैक्शन आप करना भूल गए, आपके याद थोड़ी रहा आपने किसको क्या बेचा, आपके याद ही नहीं रहा जब तक आपके पास कोई रिटर्न में एविडेंस नहीं था। तो एक तो आपको रिटर्न में एविडेंस मिल जाता है, और इससे आप हिसाब किताब भी आसानी से कर सकते हो जब रिटर्न में एविडेंस है या आपने किसको कोई चीज कितने की बेची, ठीक है ना। तो thus revenue is recognized when it is realized, when sale is complete or services are rendered, it is immaterial whether cash is received or not। जब आपने किसी को कोई सर्विस दी तभी उस चीज को रिकॉर्ड कर लो। उसका फायदा एक तो यह है कि आपके पास, आपको याद रहेगा, आपने कहीं लिखा है कि आपने इसको फला बंदे को आपने कोई चीज कितने की बेची, तो आपको एक तो याद रहेगा, और इसके साथ साथ आप आने वाले भविष्य में उससे पैसे भी ले सकते हो। अब बात करते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अलग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसमें यह बोला जाता है कि बिजनेस का मालिक जो है, बिजनेस का ओनर जो है, उसकी एंटिटी भाई अलग है और बिजनेस की एंटिटी अलग है। कंपनी की एंटिटी अलग, कंपनी में काम करने वाले लोगों की एंटिटी अलग, कंपनी के ओनर की एंटिटी अलग, कंपनी की एंटिटी अलग, रिलायंस की एंटिटी अलग, मुकेश अंबानी की एंटिटी अलग, ठीक है ना। उसके बाद मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये बोलता है कि हम केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो कि मनी की फॉर्म में हो, जिनको कि हम पैसे की फॉर्म में आसानी से मेजर कर पाए। उसके बाद हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या बोलता है, वो कहता है कि हर एक कंपनी की जितना भी टाइम पीरियड है उसके छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में तोड़ दो, जिससे कि आप आसानी से ये देख सको कि वेदर वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, क्या हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं आगे या नहीं बढ़ रहे, ठीक है ना। उसके बाद फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब छोटी से छोटी डिटेल्स को अपने प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को बताना, अपने जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको बताना, सारी चीजों के बारे में बताना इन द फॉर्म ऑफ अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो आप बनाते हो। तो हम क्योंकि अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, हम जर्नल बुक में जर्नल एंट्री करते हैं, लेजर बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? डिस्क्लोजर करने के लिए, लोगों को इंफॉर्मेशन बताने के लिए। देन उसके बाद मेटीरियलिटी। मेटीरियलिटी में होता है कि वी ओनली कंसीडर द मटेरियल फैक्ट्स ऑफ द बिजनेस, नॉट द बेसिकली इमटेरियल फैक्ट्स, मतलब जिनका कोई रिलेवेंस नहीं है मेरे बिजनेस के लिए। देन प्रूडेंस और कंजर्वेटिव क्या बोलता है? प्रूडेंस और कंजर्वेटिव में ये कहता है कि आने वाले भविष्य में जो भी नुकसान हो सकता है उसको कंसीडर कीजिए, उसके लिए अलग से प्रोविजन बना के चलिए। उसके लिए क्या बना के चलिए? उसके लिए अलग से प्रोविजंस बनाकर चलिए। लेकिन प्रॉफिट को हम तभी भाई रिकॉर्ड करेंगे जब वो एक्चुअली में रियलाइज होगा, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा दिखाने से कोई फायदा नहीं होता। अगर ज्यादा प्रॉफिट आप दिखाओगे उस पर आपको उतना ही डिविडेंड देना पड़ेगा। मुंह खोलकर शेयर होल्डर्स भी आपके सामने आ जाएंगे, भैया हमें भी प्रॉफिट दो, ठीक है ना। उसके बाद कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट। कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट में बोला जाता है कि आप जो भी चीज खरीद कर लेकर आए उसको आप लाने बिजनेस में लगाने तक जितने भी खर्चे हुए उसको उतने खर्चे पर ही आप रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मशीनरी है, कोई मशीनरी, सपोज कोई मशीनरी है, वो मशीनरी मेरी कितने की है? मशीनरी है 5,000 रुपए की, लाने ले जाने में आपने 1,000 रुपए उस पर और खर्चा कर दिया, तो टोटल इन दोनों को ऐड कीजिए, 6,000 रुपए से आप उसको रिकॉर्ड करेंगे अपनी अकाउंटिंग बुक्स में। अब इसके बाद मैचिंग। मैचिंग प्रिंसिपल मेरा क्या बोलता है कि एक साल में होने वाले रेवेन्यू बराबर किसके होने चाहिए? उसके द्वारा एक साल में किए गए खर्चों के बराबर होने चाहिए। रेवेन्यू बराबर एक्सपेंसेस हमारे होने चाहिए। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल हमारा क्या बोलता है कि हर एक ट्रांजैक्शन का दो जगह इंपैक्ट पड़ता है। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को बताता है। एसेट्स बराबर किसके? हमारी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। हमारी एसेट्स किसके बराबर होती है? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होती है। अब सपोज मान लीजिए कोई राम बंदा है, 50,000 रुपए बिजनेस के लिए लेके आया, तो बिजनेस के लिए कैपिटल तो बढ़ गई, लेकिन बिजनेस के साथ साथ क्या बढ़, लाइबिलिटी भी बढ़ेगी। लाइबिलिटी क्यों? क्योंकि हमें उसे पैसा भी देना होगा, वो ओनर का पैसा है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कि हर एक ट्रांजेक्शन के जो है दो जगह हमारे इंपैक्ट पड़ते हैं। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन, प्रिंसिपल्स, थोड़े बहुत मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से हमेशा बढ़ती है, हमारी कम नहीं होती। तो इसी नोट के साथ आज के लिए धन्यवाद।